Hello everyone, welcome you to शिखा लेक्चर 2। दोस्तों, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियरली इन्फॉर्म कर दूं। ये जो कंप्लीट लेक्चर सीरीज़ है वो इकोनॉमी रिलेटेड है। फिलहाल मैं धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट्स कवर करूँगा, जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ईच एंड एवरीथिंग। मैं ट्राई करूँगा उसको एक सिंप्लीफाई वे में आप तक पहुँचा सकूँ। मेरा टारगेट आपसे यही होगा कि जितना हो उतना मैं लोगों तक रीच कर सकूं और इस सबको मैं एक ईजी लैंग्वेज में आप तक पहुंचा सकूं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 2, इकोनॉमी। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और एक बात है जो मैं आप सबको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि ये जो लेक्चर है इकोनॉमी का स्पेशली, इसका जो नोट्स है आप मोनाल सर के जो लेक्चर के नोट्स है वो आप प्रीफर कर सकते हो। मैं वही लेक्चर सारे नोट्स को यूज़ कर रहा हूँ एक इजी लैंग्वेज में आप तक पहुँचा सकूँ। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर ऑन बार्टर सिस्टम एंड इट्स डिसएडवांटेजेस। ठीक है, तो आज का हमारा पॉइंट होगा बार्टर सिस्टम और उसके डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि बार्टर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, चलो। बार्टर सिस्टम सबसे पहले इंट्रोड्यूस कौन से टाइम पे हुआ था? मेसोपोटामियन ट्राइब्स के टाइम पे इसको इंट्रोड्यूस किया था। मतलब क्या चीज़ होता है, अभी एक चीज़ समझो। ये एक्स है, ये वाई है, दो पर्सन है। ठीक है, एक्स के पास 1 किलो मैंगो है और इसके पास 1 kg गुआवा है। अभी एक्स जो है वो निकला ही बाहर गया घर से, क्या चाहिए? वो गुआवा खरीदने के लिए। बट उसके पास तो पैसे उस टाइम थे नहीं, क्योंकि उस टाइम मनी का आइडेंटिफाई नहीं हुआ था, मनी का इवोल्यूशन नहीं हुआ था। और जो वाई है इसको चाहिए था मैंगो। ठीक है, अभी पॉइंट ये आ रहा है कि दोनों को दो अलग अलग चीज़ चाहिए, बट दोनों के पास वो चीज़ है जो एक दूसरे को चाहिए। अगर आप देख रहे हो तो वाई क्या करेगा? वाई बोलेगा ठीक है, चलो आपको 1 kg मैंगो चाहिए और मेरे पास 1 kg गुआवा है, मैं आपको 1 kg गुआवा दे देता हूँ, आप मुझे 1 किलो मैंगो दे दो। सेम यही चीज़ करेगा। ठीक है, इसी को ही बोलते हैं बार्टर सिस्टम। ठीक है, समझ में आया आपको? लेन देन, जो तेरे पास है वो मुझे दे दे और जो मेरे पास है वो तू ले। लेकिन इसका कुछ प्रॉब्लम है, एक कुछ चैलेंजेस है। पहला चैलेंज क्या होगा इसका कि जस्ट इमेजिन करो, ये जो वाई है, ठीक है, पहला केस क्या हो सकता है कि ये जो हमारे पास भाई है वाई, इसके पास 1 किलो गुआवा तो है और इसके पास 1 किलो मैंगो। सपोज एक दिन ऐसा कंडीशन क्रिएट हो रहा है जहाँ पे इस भाई को क्या चाहिए? इस भाई को चाहिए 1 किलो एप्पल, बट इसके पास तो मैंगो है, तो इसका तो काम नहीं बनेगा। मतलब ऐसा चीज़ हो सकता है कि भाई जो चीज़ इसको चाहिए वो सामने वाले पार्टी के पास ना हो। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आया, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ठीक है, सेकंड, सर्च कॉस्ट एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज हाई। अभी इसका मतलब समझते क्या? एक केजी मैंगो है, उसका प्राइस अगर समझो 1000 रुपये, और 1 किलो गुआवा है जिसका प्राइस 500 है। ठीक है, दोनों में कॉस्ट का डिफरेंस हो रहा है कि नहीं? तो ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि सर्च कॉस्ट एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट दोनों का बहुत ज़्यादा होना चाहिए, मतलब एक दूसरे के ऊपर मैच प्रॉपरली नहीं होना।
तीसरा, स्टोरेज ऑफ पेरिशेबल कमोडिटीज इज डिफिकल्ट, रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ वैल्यू। अगर इस भाई ने 1 किलो मैंगो तो ले लिया, वाइन है, 1 किलो मैंगो ले लिया, बट वो 1 किलो मैंगो यूज़ नहीं कर रहा है, वो ख़राब भी हो सकता है, ख़राब भी हो जाएगा, तो क्या होगा, इसका जो चीज़ से उसने खरीदा वो तो वेस्ट हो गया ना। अगर फूड चीज़ हुई, कुछ भी हुआ, वो तो भाई ख़राब सड़ सकता है। ठीक है। चौथा क्या बोला, डज नॉट एनकरेजिंग द स्पेशलाइजेशन एंड डिविजन ऑफ लेबर। बराबर, ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन था बार्टर सिस्टम का, बिकॉज ये करने की रीज़न इसके लिए ज़रूरत है, जब हमारे पास मनी का डिवीजन नहीं हुआ, जब मनी हमारे पास नहीं था, पैसे जब हमारे पास नहीं थे, तो पहले ट्रेड कैसे होता था, और वो ट्रेड होता था बार्टर सिस्टम के द्वारा। ठीक है। तो बार्टर सिस्टम के कुछ चैलेंजेस थे। पहला चैलेंज क्या हो गया उसका, कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, मतलब जो चीज़ मुझे नहीं चाहिए फिर भी वो सामने वाले के पास है तो मैं नहीं लूँगा। और अगर मतलब दोनों की चीज़ को सेम वे में एक्सेप्ट ना करना। सेकंड पॉइंट क्या हो गया, कि दोनों का कॉस्ट एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज़्यादा होना। तीसरा, अगर कुछ फूड रिलेटेड प्रोडक्ट्स है वो सड़ भी सकता है, ख़राब भी हो सकता है, जिसकी कोई वैल्यू उनको मिलेगी नहीं। एंड चौथा पॉइंट क्या होगा, कि डज नॉट एनकरेज अ प्रॉपर स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, ये हो गया हमारा बार्टर सिस्टम। फिर नेक्स्ट टॉपिक है मनी फंक्शंस। मतलब क्या होगा, कि मनी के 3 इंपॉर्टेंट मेजर फंक्शंस होंगे। पहला होगा प्राइमरी फंक्शन, ये सेकेंडरी फंक्शन, और एक कॉन्टिजेंट फंक्शंस। अभी इसका मतलब क्या हो रहा है, कि प्राइमरी फंक्शन का मतलब हुआ, एक हो गया मेजर ऑफ वैल्यू, दूसरा हो गया मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब क्या हो, कि मैं कोई भी चीज़ को एक मेजर कर रहा हूँ। मतलब क्या हो, अगर सपोज मैंने किसी से कोई भी चीज़ खरीदी, जैसे किसी से मैंने पोटैटो खरीदा दुकान वाले से, तो मैं एक वे में खरीदूंगा कि कितना ग्राम हो गया या फिर केजी में, उसके हिसाब से उसको पैसे दूंगा। तो वो हो गया उस चीज़ का मेजर। सेकंड, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब क्या हुआ, ये रामू है और ये श्यामू है। ठीक है। रामू को क्या चाहिए, आईफोन चाहिए, और श्यामू के पास शॉप है तो वो अपना आईफोन बेचता है। तो ये क्या करेगा, इससे ये खरीदेगा, ये बाय करेगा और ये उसको सेल करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे किस चीज़ का एक्सचेंज हो रहा है, मनी का। बराबर। तो मनी क्या है, मनी एक मीडियम एक्सचेंज करने का। बराबर। थर्ड, स्टोर ऑफ द वैल्यू। सेकेंडरी फंक्शन क्या है, स्टोर ऑफ द वैल्यू। मतलब क्या हुआ, कि सपोज मैं अगर खुद की बात करूँ, ये मैं हूँ, अगर मैं कुछ पैसे कमा रहा हूँ, अगर मैं 100 रुपये भी कमा रहा हूँ, तो मैं टारगेट क्या करूँगा, कि भाई 50 रुपये जितना बैंक में स्टोर करूँ। ठीक है। तो बैंक में स्टोर करना क्या हुआ, मेरा सेकेंडरी फंक्शन हो गया। दूसरा, जस्ट इमेजिन करो, आप रहते हो कश्मीर में, यू आर एन इंडियन आर्मी ऑफिसर, और आप कहाँ तैनात है, आपकी आर्मी कहाँ पे हो, कश्मीर में हो। आपकी फैमिली जो है वो है कन्याकुमारी पे। ठीक है। तो ये क्या करेगा, आप क्या करोगे, आपको फैमिली को पैसे भेजने, तो आप क्या करोगे, उस पैसे को ट्रांसफ़र करोगे। तो सेकेंड पॉइंट, सेकेंडरी फंक्शन आपका क्या होगा, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। तीसरा फंक्शन क्या है, डिफर्ड पेमेंट्स। डिफर्ड पेमेंट्स का मतलब क्या हुआ, ईएमआई सिस्टम। सिंपल समझो, मुझे अगर कोई भी प्रोडक्ट खरीदनी है, मुझे अगर आईफोन 12 भी लेना है, आईफोन 17 लेना है, जो भी लेना है, तो मैं एक मंथली इंस्टॉलमेंट में उस चीज़ को खरीदूंगा। तो वो हो गया मेरा डिफर्ड पेमेंट्स। बराबर। तीसरा है कॉन्टिजेंट फंक्शन। मतलब क्या हुआ, कि बॉन्ड्स, शेयर मार्केट्स, वो सब कुछ चीज़, और हम उसको कवर करेंगे फर्दर, जब हम धीरे धीरे वो पढ़ते जाएंगे तो हम उसको कवर करेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या हुआ, एम्प्लॉइंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल्स है, एक्सेट्रा, वो सब क्या है, एक फैक्टर है किसका, प्रोडक्शन का। तीसरा यूनिट हमारा टैक्सेशन, नेशनल इनकम वाला टैक्सेशन।
हम धीरे धीरे सब कुछ कवर करेंगे, जो जो कंटेंट्स इस बुक में लिखी है मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ हर एक पॉइंट को मैं कवर करूँगा और एकदम सिंपल वे में आप तक डिलीवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो हमको ये चीज़ समझ में आया। अगर मैं इसको और एक सिंप्लीफाई वे में लेके जाऊँ तो जस्ट एक चीज़ समझो, मनी के 3 फंक्शन है, हो गया प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन और तीसरा है कॉन्टिजेंट सिस्टम। प्राइमरी फंक्शन बोले तो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा मेजर ऑफ वैल्यू। ठीक है, सेकेंडरी फंक्शन बोलूँ तो मैं स्टोर ऑफ वैल्यू, सेकेंड योर ट्रांसफर ऑफ वैल्यू और तीसरा कॉन्टिजेंट, सॉरी माय बैड, तीसरा है डिफर्ड पेमेंट्स। कॉन्टिजेंट सिस्टम में आपका फाइनेंशियल मार्केट्स हो गए, जिसमें आपका शेयर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा, और दूसरा हो गया आपका टैक्सेशन। अभी हम इस सारे पॉइंट्स को धीरे धीरे कवर करेंगे हमारे फर्दर चैप्टर्स में। आपको जस्ट एक ओवरव्यू समझाया कि मनी क्या होती है, किस टाइप का उसका ट्रांजैक्शन सब कुछ होता है। अभी हम समझते हैं कि मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ। अभी हमारा टारगेट ये होगा कि मनी का इवोल्यूशन समझना। ठीक है, अभी सबसे पहला मनी आज की डेट में क्रिप्टो करेंसी वो सब चल रहा है, बट ये क्रिप्टो करेंसी तक हम पहुंचे कैसे वो समझो। सबसे पहले अगर कुछ बना वो था कमोडिटी मनी। अब ये क्या होता है आगे समझते हैं। कमोडिटी मनी से इवोल्यूशन आगे क्या बना, मेटेलिक मनी। मेटेलिक मनी से इवोल्यूशन होके पेपर, टोकन, रिप्रेजेंटेटिव और फियाट मनी, और वहाँ से इवोल्यूशन होके बना बैंक मनी, डिपॉजिट मनी, और फिलहाल आज का ट्रेंड है क्रिप्टो करेंसी। तो सबसे पहला पॉइंट है कमोडिटी मनी क्या होता है। कमोडिटी मनी का मतलब सिंपल ये चीज़ समझो कि ये एक बंदा है एक्स, ठीक है, ये रहता है हमारे प्यारे भारत के कोस्टल एरिया में। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे कोस्टल एरिया में क्या मैक्सिमम प्रेजेंस होगा, आपका शेल्स होंगे, ठीक है, कोको बीन्स हो गया, वो सब जो चीज़ है ना वहाँ पे ऑलमोस्ट मिलेगा जो से रीजन में। तो ये क्या करेगा, इसको यूज़ करेगा ट्रेड के लिए। मतलब किसी बंदे से कुछ चीज़ खरीदना होगा तो इसको ये बेचेगा, किसी बंदे को कुछ और चाहिए होगा तो उसको देकर ये इस टाइप से उन्हें ट्रेडिंग करते थे। मतलब उनका ट्रेड करने का सोर्स क्या हुआ, तो आयरन नेल्स हो गया, बियर पेल्ट्स, कोको बीन्स, वेल के टीथ एंड गोल्ड नगेट्स। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ऐसा है इसमें कि ये जो आइटम्स है सड़ जाते हैं। अगर कोई फूड रिलेटेड प्रोडक्ट्स हुआ, कुछ हुआ तो वो पेरिशेबल। दूसरा, ये यूनिफॉर्म नहीं है, जो तुम्हारे पास हो रहा है तुम उस चीज़ को यूज़ करके ट्रेड कर रहे हो। अभी तीसरा पॉइंट क्या है कि भाई ये चीज़ को सब लोग एक्सेप्ट तो नहीं करते ना, फॉरेनर्स में नॉट एक्सेप्ट। तो प्रॉब्लम क्या था कि पेरिशेबल है, यूनिफॉर्म नहीं है, प्योर नहीं है, फॉरेनर्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये जो प्रॉब्लम्स थी, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए डिस्कवर हुआ मेटेलिक मनी। मेटेलिक मनी मतलब जो मेटल्स यूज़ किया जाता है उसको बनाने में। तो ट्रेडर्स और किंग जब उस टाइम थे तो वो अपने गोल्ड के सिक्के में जो अपना राजा का एक सिंबल बनाते थे ना गोल्ड नगेट्स पे, वो एक मेटेलिक मनी है, वो उसको यूज़ करते थे वो ट्रेड करने के लिए। अभी ट्रेडर्स और किंग जिसके गोल्ड नगेट्स है, तो यूनिफॉर्म एक किस चीज़ को डिफाइन करिए, ट्रस्ट का एक यूनिफॉर्मिटी उसको डिफाइन कर रहे हैं। इंडो ग्रीक्स किंग्स, कुशान किंग्स उस टाइम बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स को इशू किया था और ट्रेड करने के लिए यूज़ होता था। दिल्ली सल्तनत का सिल्वर टांका, शेरशाह सूरीग्राम रुपया सिल्वर कॉइन, ऐसे अलग अलग कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स यूज़ होते थे ट्रेडिंग करने के लिए। बट इसका प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या था, अभी समझो ये गोल्ड कॉइन है। गोल्ड कॉइन इन द सेंस ऐसा है कि यहाँ पे किंग का फोटो या फिर कोई भी सिंबल है। लोग क्या करते थे, इसको यूज़ किया, मेल्ट कर देते थे, मेल्ट करके इसको ज्वेलरी बना देते थे।
मतलब क्या हुआ, तुम जो चीज़ को यूज़ कर रहे हो ट्रेड करने के लिए उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए। क्यों? बिकॉज उस टाइम ये जो मेटल है ना, मेटल की जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, तो मेटल हैज़ एन इंट्रिंसिक वैल्यू, दैट इज मेटेलिक मनी यूज इट एज अ मनी और यू कैन मेल्ट द मेटल। ठीक है, फिर क्या हुआ, ये सब चीज़ चालू होना शुरू हुआ, फिर उसके बाद ये जो प्रॉब्लम्स है उसके बाद क्रिएट हुआ नई मनी जैसे होना पेपर मनी। अब वो क्या होता है वो मैं आगे समझते हैं। देखो ये आपको समझो ये चीज़, यहाँ पे मेटलिक मनी दो टाइप के हो गए, फुल बॉडीड वर्सेस टोकन कॉइन्स। अब ये क्या होता है, ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये 8 ग्राम गोल्ड का है। ठीक है, इसका मेटेलिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो सोने का है भाई। तो लोग क्या करेंगे, इसको मेल्ट करेंगे और मेल्ट करके क्या बनाएंगे, ज्वेलरी बनाएंगे। तो इसका जो वैल्यू है वो इक्वलिटी नहीं रह रहा है कि नहीं, बराबर। तो इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू और मोर देन इट्स फेस वैल्यू। तो चैलेंज क्या हुआ कि जैसे जैसे राजा का जो दबदबा है, जो उसकी अंपायर है वीक होनी शुरू हुई, तो मेटल्स जो है कॉइन्स में वो भी कम होना शुरू हुआ। अभी एक चीज़ देखोगे ना, जब किसी राजा के पास जब वो सिक्का गोल्ड का सिक्का वो प्रिंट करता था, मतलब उसका एम्पायर बहुत स्ट्रॉन्ग है। धीरे धीरे सिल्वर पे पहुंचा, धीरे धीरे वो ब्रॉन्ज पे पहुंचा। ऐसे जब धीरे धीरे रिडक्शन होना शुरू हो रहा है ना, तो क्या हुआ, उसका जो पावर है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, टोकन कॉइन्स मतलब क्या हुआ कि टोकन एक मतलब बहुत ही कम, जैसे मेटल्स ही है लेकिन बहुत ही कम मेटल यूज़ करके मैं जिस कॉइन को बना रहा हूँ वो हो गया आपका टोकन कॉइन। अभी 50 पैसे जो मॉडर्न कॉइन है आज का, उसको यूज़ करने के लिए 4 ग्राम स्टील की यूज़ हुई थी। 1330 में तुगलक जब थे तब वो कॉइन एक्सपेरिमेंट किया था इसके लिए, और ये बहुत फेल हुआ था। क्यों हुआ था वो हम आगे पढ़ेंगे। मॉडर्न इंडिया की बात करें, टोकन कॉइन्स है Kipro nickel metal used to discourage the melting. Coinage Act 2011 prohibits the melting of coins. इसका मतलब क्या हुआ वो समझते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये कॉइन्स है बराबर, ये कॉइन्स किसका है, मेटल का बना हुआ है, हम इसको ही पकड़ते हैं। अभी क्या हुआ कि कुछ टाइम पहले इसको बांग्लादेश में स्मगल हुआ था, और जब स्मगलिंग हुआ था ना इसका, स्मगलिंग के टाइम उन्होंने क्या किया था, इस कॉइन्स को यूज़ किया, मेल्ट किया और मेल्ट करके ब्लेड्स बना दिए। फिर उस ब्लेड को उन लोग यूज़ करने लगे, मतलब नॉर्मल प्रैक्टिस की। अब एक चीज़ समझो, जो उन्होंने कॉइन यूज़ किया था, जो सिक्का था वो 5 रुपए का सिक्का था। इसको जब उसने बेचना शुरू किया था 2 रुपए का एक ब्लेड, तो इसका प्राइस वो बढ़ा रहा है, मतलब इलीगल वे में काम किया जा रहा है। तो अब ये कॉइनेज एक्ट 2011 इसके लिए आया गया था, ये जो मेल्टिंग ऑफ कॉइन्स वाला केस है ना उसको प्रोहिबिट करने के लिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट है कि पेपर मनी क्या होता है। फियाट मनी बोलते, पेपर मनी इज इक्वल टू फियाट मनी। अब ये क्या होता है, ये दो कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। पहला कंडीशन ये कि मस्ट बी फ्रॉम द फिजिकल करेंसी कॉइन, फिजिकल करेंसी नोट्स और वर्चुअल कॉइन, डिजिटल कॉइन, क्रिप्टो कॉइन विच कैन बी अ मेजर वैल्यू। ठीक है, सेकेंड इट मस्ट बी इशूड बाय द ऑर्डर ऑफ द किंग, क्वीन, गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक। मतलब सिंपल समझो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते अपने। ठीक है, पेपर मनी क्या होता है, पेपर मनी का सिंपल मतलब ये हुआ कि इसके दो कंडीशंस होने चाहिए कि मैं किसी भी पैसे को पेपर मनी या फिर फियाट मनी क्यों बोलूँगा। पहला ये चीज़ होगा कि उस मनी का एक मेजर वैल्यू होगा, मतलब अगर 10 रुपए का नोट है या फिर 10 रुपए कोई भी चीज़ है, प्रॉपर एक मेजर वैल्यू उसका होना चाहिए। सेकेंड, इस पैसे को कौन इशू करेगा, उसको इशू करना होगा किंग, क्वीन, गवर्नमेंट या फिर
सेंट्रल बैंक मतलब अगर मैं भारत की बात करूं, अगर भारत के पास एक बंदे के पास अगर ये 10 रुपए का नोट है, मैं उसको तभी एक वैलिड बोलूँगा। एक तो वो मेजर वैल्यू दिखा रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे आरबीआई के बदले सीबीआई प्रिंट कर रहा है, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बदले चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया का प्रिंट हुआ, मतलब मैं उसको एज अ पेपर मनी कंसिडर नहीं करूँगा। लेकिन अगर उसमें आरबीआई का स्टैम्पल है या फिर आरबीआई ने उसको इशू किया या फिर हमारे देश के प्रेसिडेंट ने उसको इशू किया, गवर्नमेंट ने इशू किया मीन्स, या फिर किसी किंग और क्वीन ने इशू किया, तो मैं उसको क्या बोलूँगा, पेपर मनी बोलूँगा। ठीक है। अभी जो हम गवर्नमेंट की बात करें ना, हमारे देश का गवर्नमेंट है वो इशू करते हैं सारे कॉइन्स अप टू 1000 रुपीज़ यूजिंग द पावर ऑफ कॉइनेज एक्ट 2011। ठीक है, ये समझना कि हमारा जो गवर्नमेंट है वो 1 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक सब कुछ इशू करता है, लेकिन उसको पावर कहाँ से मिलता है, कॉइनेज एक्ट 2011 से। 1 रुपये की जो नोट होती है ना, उसमें साइन होती है फाइनेंस सेक्रेटरी की। 1 रुपये की जो नोट होती है डज नॉट कंटेन आई प्रॉमिस टू पे बियर। इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। अगर आपके पास एक 10 रुपये का नोट है, ठीक है, अभी वो 10 रुपये का नोट अगर गलती से फट जाए या फिर कुछ हो जाए, आरबीआई के बैंक के पास जाते हो, बैंक को बोलते हो फट गया है, तो वो आपको रिप्लेस कर देता है। मतलब उस दौरान ये प्रिंट करने वाला आरबीआई है, वो क्या बोलता है कि अगर तुम्हारे पास नोट फट जाए या कुछ भी फट जाए, मैं इसको रिप्लेस करके दूंगा, तो आई प्रॉमिस टू पे बियरर। आरबीआई इशू क्या करता है, करेंसी नोट्स अदर देन 1 रुपीज नोट यूजिंग द पावर ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है, एक सिंपल वे में समझो, गवर्नमेंट जो होती है वो क्या कर सकती है, वो 1 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक का कॉइन्स इशू कर सकती है। तो उसको पावर कहाँ से मिलता है, कॉइनेज एक्ट 2011 से। उसमें साइन किसका लगती है, फाइनेंस सेक्रेटरी की। आरबीआई इशू कर सकता है करेंसी नोट्स 1 रुपये से ज़्यादा का, और उसको पावर कहाँ से मिलता है, आरबीआई एक्ट 1934 से। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया। अभी नेक्स्ट पॉइंट है लीगल टेंडर। लीगल टेंडर क्या होता है, लीगल टेंडर का मतलब समझो कि गिवन कॉइन और करेंसी मस्ट फुलफिल 2 कंडीशन। पहला कि इट मस्ट बी अ फिएट मनी, मतलब जिसका एक मेजर वैल्यू हो। दूसरा कि वो पूरे ऑल ओवर, मतलब सॉरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर किसी किंग और क्वीन से उसको इशू किया गया हो। दूसरा, वो लीगली वैलिड होना चाहिए हर एक डेब्ट्स के लिए, ट्रांजैक्शन के लिए, ऑल ओवर द कंट्री। अदर पार्टी कान रेफ्यूज टू एक्सेप्ट, तो ही मैं उसको क्या बोलूँगा, उसको मैं एक लीगल टेंडर बोलूँगा। ठीक है, तो सवाल ये कि बिटकॉइन एक फिएट मनी है कि नहीं है, मतलब बिटकॉइन एक लीगल टेंडर है कि नहीं है। आज के डेट में बिटकॉइन जितना यूज़ कर रहे हैं, आंसर है यस, बिटकॉइन एक लीगल टेंडर है। कहाँ पे, एल सल्वाडोर नेशन पे, बट इट्स एन एक्सेप्शन। जब तक उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर सेंट्रल बैंक जब तक उसको परमिशन नहीं देगी, तब तक हम उसको नहीं इंक्लूड करेंगे एज अ लीगल टेंडर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता है कॉमरेटिव कॉइन्स। मतलब क्या हो, किसी की यादों में, किसी की यादों में जो कॉइन्स को प्रिंट किया जाता है उसको बोलते हैं हम कॉमरेटिव कॉइन्स। ये एक लीगल टेंडर नहीं है। is yes but not a legal tender unless notified by the RBI government to use the legal tenders। ठीक है, अभी तक हमने टारगेट था ये इतना कंप्लीट करने का, जो हमने किया है, टारगेट किया और कोशिश की जो कंप्लीट कर सके, और जितना हो उतना समझे। कोई बात नहीं, चलो ये टॉपिक भी हम कवर कर लेते हैं, तो फिर हम नेक्स्ट टाइम से यहाँ से हम कवर कर सकते हैं। ठीक है ना, अब एक वर्ड है लीगल टेंडर। लीगल टेंडर दो टाइप के होते हैं, पहला है लिमिटेड, सेकंड है अनलिमिटेड। लिमिटेड का मतलब क्या हुआ कि रेसिपेंट कैन रिफ्यूज एक्सेप्टिंग और पेमेंट बियॉन्ड अ लिमिट। मतलब क्या हुआ कि सपोज किसी भी बंदे के पास, मुझे किसी को 10,000 रुपये देना है, मैं उसको अगर 1-1 रुपये का कॉइन देता जाऊँ,
उसके पास ये राइट्स है कि चाहे तो वो उसको रिफ्यूज़ कर सकता है कि भाई नहीं चलेगा, तो मुझे 500 का नोट से या फिर 100 का नोट से चलेगा, लेकिन एक 2-2 रुपए का कॉइन्स नहीं चलेगा। अभी ये कहाँ से लिखा है, ये पावर कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है कॉइनेज एक्ट 2011 से। ठीक है, कॉइन्स अगर 1 रुपये उससे ज़्यादा का हो अप टू 1000 तो वो लीगल टेंडर है, लिमिटेड लीगल टेंडर है। कॉइन का 50 पैसे अगर 20 कॉइन से अप टू ₹10 लीगल टेंडर है, लिमिटेड लीगल टेंडर। बिलो 50 पैसा कॉइन्स आर विथड्रॉन 2011, 10 पैसा 25 पैसा वो सारे कॉइन्स आज की डेट में लीगल टेंडर्स नहीं है। कोई भी दुकान में जाओ कुछ यूज़ नहीं होगा इसका। अनलिमिटेड लीगल टेंडर्स का मतलब क्या हुआ, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं, जितना मन उतना देते जाओ, खर्चा करो। ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है? आरबीआई 1934 से आ रहा है। सेक्शन 26, एवरी बैंक note is legal tender in India. They can be used for settling any amount or debt in India. Lenders can't refuse to accept it. करेक्ट, ये था अनलिमिटेड लीगल टेंडर्स। तो अभी तक हमने इतना कंप्लीट किया है और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ये। अभी यहाँ से बाकी है और टारगेट हम ये करेंगे, यहाँ से हम कल कंप्लीट करेंगे, कल से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कहाँ से, न्यूली विजुअल हैंडीकैप्ड, ये कॉइन से हम कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आप सबको जितना हमने आज डिस्कशन किया वो कम्प्लीटली समझ में आया। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ शेयर करना कमेंट सेक्शन पे, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, डाउट क्लियर हो सके। आपका फीडबैक ज़रूरी है, मेरे को भी समझ में आए कि मुझे और क्या बेहतर करना है कि नहीं। ठीक है, तो अभी हमने जितना भी हमने पढ़ा है उसको एक वे में, समराइज वे में समझते हैं और फिर ये लेक्चर यहाँ पे क्लोज करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमने क्या स्टार्ट किया था, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम मतलब क्या हुआ कि लेन देन, तेरे पास जो चीज़ है मुझे दे दे, मेरे पास जो चीज़ है मैं तेरे को दे दूंगा। हमारे पास कोई पैसे उस टाइम थे नहीं, तो एज अ ट्रेड करने का एक ऑप्शन था। बार्टर सिस्टम सबसे पहला पॉइंट क्या था कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वंस। ठीक है, जो चीज़ मेरे को नहीं चाहिए वो तू मुझे दे रहा है तो वो नहीं चलेगा। सेकंड, हाई कॉस्ट एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ठीक है, थर्ड, अगर मेरे पास कोई कमोडिटी है कुछ है वो ख़राब भी हो सकता है, पेरिशेबल आइटम, सर मेरे को नहीं ज़रूरत तो फिर भी मुझे फोर्सफुली देगा तो वो भी नहीं चाहिए। फोर्थ, लेबर कॉस्ट उतना नहीं होगा, डिवीजन ऑफ लेबर, जो प्रॉपर जितना मिलना चाहिए उतना वहाँ पर नहीं मिलेगा। ये था बार्टर सिस्टम के कुछ प्रॉब्लम्स। ठीक है, मनी, पैसे, मनी के 3 फंक्शंस होते हैं। पहला है प्राइमरी फंक्शन, दूसरा है सेकेंडरी फंक्शन, तीसरा है कॉन्टिजेंट सिस्टम। प्राइमरी फंक्शन बोले तो इसके अंदर दो, एक तो मेजर ऑफ वैल्यू, दूसरा एक मेजर ऑफ वैल्यू से क्या था, स्टोर सॉरी मीडियम ऑफ एक्सचेंज, माय बैड, दूसरा है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सेकेंडरी फंक्शन में क्या हो गया, एक हो गया आपका स्टोर ऑफ वैल्यू, इसमें सेकेंड है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, तीसरा है डिफर्ड पेमेंट्स। कॉन्टिजेंट सिस्टम में आपका क्या हो गया, शेयर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। और सेकेंड पॉइंट क्या हुआ आपका, टैक्सेशन, फाइनेंशियल मार्केट्स एक्सेट्रा। तो ये हो गया मनी के 3 फंक्शंस। अभी इवोल्यूशन समझते हैं मनी का। ठीक है, सबसे पहला है कमोडिटी मनी, फिर इवॉल्व हो क्या बना, मेटेलिक मनी,
फिर आया पेपर करेंसी और फिएट मनी, फिर आया आपका डिजिटल करेंसी मनी, फिर आया बिटकॉइन। ठीक है, ये उसका इवोल्यूशन है। कुछ छूट रहा है हमसे? सही है। ठीक है, और ये मेटेलिक मनी, कमोडिटी मनी, सॉरी कमोडिटी मनी में क्या हुआ कि आयरन्स हो गया, नेल्स हो गया, वो सब चीज़ जो उनके पास चीज़ थी ट्रांजैक्शन करने के लिए, एज अ ट्रेड रूट के लिए उसको यूज़ करते थे, बट उसका बहुत सारे प्रॉब्लम्स था। अगर किसी फूड प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हो आप लोग एज अ ट्रेडिंग के लिए, मतलब ट्रेड करने के लिए, वो ख़राब भी हो सकता था, फॉरेनर्स उसको एक्सेप्ट ना भी कर सके, तो भी इसका प्रॉब्लम्स था। फिर आया मेटेलिक मनी। मेटेलिक मनी का क्या था कि उसका इंट्रेंसिक वैल्यू बहुत ज़्यादा था, बट प्रॉब्लम भी उसमें था कि लोग क्या करते थे, गोल्ड है, लोग उसको मेल्ट कर देते थे, मेल्ट करके उसको ज्वेलरी बनाना, तो उसका भी एक प्रॉब्लम है। तो फिर इवोल्यूशन हुआ पेपर मनी का। पेपर मनी क्या है? पेपर मनी इज इक्वल टू फियाट मनी। फियाट मनी मतलब क्या हुआ कि एक पैसा जिसका एक मेजर वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या बोल सकता हूँ मैं कि जिसको इशू कौन करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर आरबीआई या फिर उस देश का किंग या फिर क्वीन, इसको इशू करेगा, वो हो गया आपका फियाट मनी। करेक्ट। अभी क्या होता है कि फियाट मनी तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अभी मैंने दूसरा एक पढ़ा था, वहाँ पे आपको बताया था कि ये जो है अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो क्या कर सकता है, वो 1 रुपए के सिक्का से लेकर, कॉइन से लेकर 1000 का कॉइन तक वो प्रिंट कर सकता है। ये उसका पावर कहाँ से मिल रहा है? वो मिल रहा है पावर कॉइनेज एक्ट 2011 से। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, 1 रुपए का जो कॉइन होगा उसमें साइन किसका होगा? फाइनेंशियल सेक्रेटरी का साइन होगा। ठीक है, तीसरा, जो 1 रुपए से ज़्यादा का कॉइन है, जो नोट्स है, उसका प्रिंट कौन कर सकता है? उसका प्रिंट करेगा आरबीआई। आरबीआई को पावर कहाँ से मिला? आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है, वहाँ से उसको पावर मिला। ठीक है, जितना हमने पढ़ा उसको एकदम इजी वे में समझा सकूँ, आपको पढ़ले पढ़े, वही मैं आपको यहाँ पे डिस्क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि लीगल टेंडर क्या होता है? लीगल टेंडर का मतलब क्या हुआ? लीगल टेंडर का मतलब सिंपल ये हो रहा है कि पहला कंडीशन तो ये कि वो एक फियाट मनी होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या हुआ? दूसरा कंडीशन ये हुआ इसका कि वो हर जगह पे यूज़ हो, किसके लिए? डेब्ट्स के लिए, ट्रांजैक्शंस के लिए, वो करेंसी या फिर नोट्स या फिर एक ट्रेड रूट उसको यूज़ किया जाए, उसको हम बोल सकते हैं सर लीगल टेंडर। ठीक है, फिर लीगल टेंडर दो टाइप के होते हैं, एक हो गया लिमिटेड, दूसरा एक अनलिमिटेड। लिमिट का मतलब क्या हुआ? लिमिट का मतलब ये हुआ कि सपोज मैं 1000 रुपये तक 1 रुपये का कॉइन एक्सेप्ट करूँगा, लेकिन उसके ऊपर जाएगा तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। सेकंड, मैं 50 पैसे का कॉइन यूज़ कर एक्सेप्ट करूँगा, 20 रुपये के नोट तक उसके ऊपर गया तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। ये सब कहाँ से मिल रहा है? पर कॉइनेज एक्ट 2011 से। अनलिमिटेड लीगल टेंडर मतलब क्या हुआ कि 200 का नोट, 500 का नोट, जितना तुम छाप सको उतना मैं यूज़ करूँगा। ये पावर कहाँ से मिल रहा है? आरबीआई एक्ट 1934 से। बराबर, विच कैन बी यूज इन एनी पार्ट्स ऑफ इंडिया फॉर ट्रांजेक्शन, वो सब के लिए। ओके, तो अभी तक हमने जितना भी किया वो हमने रिकॉल किया, अच्छे से कोशिश किया जितना उसको इजी लैंग्वेज में समझे और आपको समझा सकूं। तो कल से हम ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे 16/06/26, मतलब आपका मंगलवार को हम टारगेट करेंगे इस टॉपिक को स्टार्ट करके जितना फटाफट हो सके उतना फटाफट इस इकोनॉमी को ख़त्म करके हम दूसरे सब्जेक्ट को स्टार्ट कर सकें। तो तब तक अगर आपको कुछ भी डाउट है, समझ में नहीं आ रहा हो, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कमेंट सेक्शन में सवाल पूछिए। सेकंड, मैं टारगेट कर रहा हूँ जितना उसको इजी लैंग्वेज में आप तक पहुँचा सकूँ। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो या फिर आपको समझ में आ रहा हो या फिर कोई भी सजेशन देना हो तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर देना आप।
एंड अगर लास्ट सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते कल के न्यू लेक्चर सीरीज़ में, लेक्चर नंबर 3 पे हमारे इस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, तब तक के लिए गुड नाइट।